नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। तो आज मैं रमेश बिरादर, हिंदी प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो कहने से पहले हम देखेंगे कि हम पहले काव्य का इतिहास, काव्य का विकास, काव्य के प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। यहाँ बोलने से पहले मैं एक बात आपसे साफ करना चाहता हूँ। तो पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि काव्य हेतु और काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य लक्षण ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। तो काव्य का स्वरूप और काव्य के लक्षण जो होता है वो एक ही बिंदु में हम उसे जांचते हैं। तो काव्य लक्षण के बारे में हमने पहले देखा है, तो वही काव्य के लक्षण का ही आज हम थोड़ा सा सविस्तार रूप से काव्य का स्वरूप यहाँ हम पाठ या हम आज का जो विषय है उसके बारे में देखेंगे। तो काव्य का स्वरूप, तो इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि कवि जब रचना करता है या काव्य करता है तो वो अपना जीवन और इस जगत की अनुभूति को शब्दों और अर्थों के सामंजस्य के आधार पर ले जाकर अपनी प्रतिभा के बल पर जो काव्य रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर उसे प्रस्तुत करता है और उसकी पुनः सृष्टि करता है, उसी को ही काव्य कहा जाता है। मनुष्य के सामने विराट जगत है। वहाँ दिन ब दिन कितने भी इस जगत के अंदर हम इस जगत के रहस्य को हम समझे, फिर भी वो रहस्य खत्म नहीं होता। दिन ब दिन वो रहस्य बढ़ते ही जाते हैं। और हमारी जो ये प्रकृति है परिवर्तनशील है, रोज बदलते रहता है। तो इस बदलाव में, परिवर्तनशीलता में काव्य का स्वरूप भी बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि पहले के जो लोग थे वे प्रकृति के साथ इस तरह से वे घुल मिल गए थे कि प्रकृति को छोड़कर वे कुछ दूसरा कुछ विचार नहीं करते थे। मगर आज ज़माना बदल गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो आज के ज़माने में जो काव्य की रचना होगी वो उसका स्वरूप ही दूसरा होगा। तो हमें फिर पुराने जो रचनाकार है या पुराने जो आचार्य लोग हैं उनके काव्य के स्वरूप का जो व्याख्या है वो क्यों जरूरी है फिर, तो हम सोचते हैं। तो इस बारे में हमें लगता है कि वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत के गर्भ में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान जो है अतीत से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम आज देखेंगे कि वामाह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्ता, राजशेखर, ये सभी लोगों का काव्य के स्वरूप के विश्लेषण क्या है, यानी काव्य को वे किस तरह से विश्लेषित करते हैं, इसे हम देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं वामाह। उन्होंने काव्य लक्षण में कहा था कि शब्दार्थो सहितो काव्य गद्यम पद्यम च तत्विधा, यानी काव्य कभी भी दो अर्थ में होनी चाहिए, यानी एक शब्द और अर्थ क्या है, शब्द पहला और दूसरा अर्थ, ये दोनों का सहभाव, यानी ये दोनों शब्द और अर्थ दोनों मिल जाए
तो काव्य है, इन्होंने कहा था। राइट, तो यहाँ से क्या हमें मिलती है कि ये कहते हैं कि रचना, जहाँ रचना होती है वहाँ रचना में रचना के अनुरूप ही शब्द का प्रयोग हो, यानी जो रचना कर रहे हैं उसके अनुरूप हो। कहीं उधर इधर के जो नहीं समझ में आते वैसे शब्दों को लेकर काव्य नहीं बन सकता। इतना ही बात हो कह के वहाँ पर संक्षिप्त में खत्म करते हैं। तो आगे आने वाले जो आचार्य है वे काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, यानी वे कहते हैं काव्यग्राह्यम अलंकारत, यानी काव्य में शब्द और सहभाव के साथ गुण और अलंकार का होना भी जरूरी है। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो, गुण और अलंकार दोनों होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? शब्द और अर्थ के साथ गुण और अलंकार दोनों का यहाँ पर सहभाव हुआ तो उसका काव्य का स्वरूप रहेगा, या वो उसे हम गुण और अर्थ को काव्य का स्वरूप हम उसे मानते हैं। यह बात किसने कही? वामन जी ने कही। यानी गुण द्वारा उत्पन्न शोभा, यानी वे कहते थे कि काव्य की शोभा करने वाला धर्म है गुण। गुण को वो विशेष महत्व देते थे, गुण द्वारा ही शोभा उत्पन्न होती है, यह भी वो कहते थे। तो हम यहाँ ये बात हम काव्य लक्षण में देख चुके हैं। आगे तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापी, एक क्वापी पुनक्वापी, तद्दोषो यानी दोष रहित शब्दार्थ, गुण रहे सगुण रहे, सगुणावलंकृति यानी सद्गुण उस काव्य में हो, दुर्गुण उससे हट के हो। इसमें उस जिस काव्य में गुण नहीं है, सगुण अलंकार हो, तो उसे काव्य किसने कहा? मम्मट ने। मम्मट ये कहते हैं कि गुणों का सद्भाव होना, यानी गुण तो होनी चाहिए मगर वो सद्भाव अच्छे भाव से वहाँ होनी चाहिए, यानी काव्य में गुण सद्भाव होनी चाहिए। और जिस प्रकार आकार प्रकाश से निर्देश होने के साथ यदि मनुष्य वीरत्व, औदार्य, शील, विनय आदि गुणों से युक्त भी हो तो उसके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार निर्दोष होने के साथ ही यदि काव्य में ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों का भी समावेश हो तो काव्य द्विगुणिता हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, यानी डबल मजा आने लगता है कि उसके अंदर क्या क्या हो, ओज हो, माधुर्य हो, प्रसाद हो। यह बात किसने कही? मम्मट जी ने कही। फिर आगे हम देखते हैं कविराज विश्वनाथ। विश्वनाथ ने एक ही लाइन में काव्य के स्वरूप को कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी जो काव्य में वाक्य आते हैं वो रसात्मक होनी चाहिए। रस कितने हैं? 9 रस। 9 रस से 9 रस में एक रस उसमें जरूर होनी चाहिए। अगर से वो रसात्मक नहीं है, जो वाक्य के प्रयोग किए हैं वो रसात्मक नहीं है, तो वो काव्य में कोई मजा नहीं है, वो अच्छा काव्य नहीं बन सकता। यानी रस के अंतर्गत जो आते हैं ना हम लोग, अंतर्गत जो भाव, विभाव, रसानुभाव, ये आगे हम और उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये रस होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा काव्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, इन्होंने वहां पर कहा है। यानी काव्य साहित्य दर्पण, उनका काव्य साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का एक रचना है, उसमें वे कहते हैं। तो आगे
देखते हैं कि पंडित जगन्नाथ जो विश्वनाथ जी के काव्य लक्षण को संकुचित करते हुए वे कहते हैं रसात्मक काव्य को काव्य मान लेने पर वो वस्तुतः अलंकार प्रदान काव्य को ही वो मानते हैं, यानी काव्य में रसात्मक होने से ज़्यादा वे अलंकार को ही मानते हैं। अलंकार ही काव्य का स्वरूप होना चाहिए या काव्य का लक्षण होना चाहिए, यहाँ वे कहते हैं। अर्थ का शब्द है, अर्थ को हम शब्द का अनुयायी मान सकते हैं। तो पंडित जगन्नाथ जी के बाद जो संस्कृत विद्वानों ने भी जो यहाँ रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और अनेक रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत में भी कई पंडितों ने काव्य के स्वरूप को वहाँ विस्तृत से उन्होंने कहा है। तो उसे हम काव्य शास्त्र में विस्तृत चर्चा किया है और आपको भी इसके बारे में होना है तो आप काव्य शास्त्र को, भारतीय काव्य शास्त्र की यहाँ उनके जो ग्रंथ है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में, ये तो बड़े पुराने संस्कृत पंडित हो गए, आगे हम हिंदी साहित्य के काव्य स्वरूप को लेकर यानी मध्यकाल में हम जाते हैं। तो मध्यकाल में क्या होता है? मध्यकाल हम किसे कहते हैं? भक्ति काल को हम मध्यकाल कहते हैं। तो रूप गोस्वामी जी भक्त रसामृत सिंधु में, मैंने पहले ही लक्षण में बताया था, भक्ति को ही उन्होंने काव्य के लक्षण कहा था। और तुलसीदास भी हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सरदा कहीं है सुजाना, जो वर्षे वर बारी विचारू, होई कवित मुकुता मन चारू। यहाँ कहकर वे काव्य के लक्षण या उसके स्वरूप का उदाहरण करते हैं। और आगे रीतिकाल में केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, कई लोगों ने काव्य के लक्षणों पर बात की है। उसमें केशवदास का एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रम सरस सुव्रत, भूषण बिन ना बिरुजाई, कवित्त बनिता मित्र। वे कहकर क्या किया उन्होंने? अलंकार को, यानी यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुव्रत, भूषण ना बिजुराई, कवित्त बनित मित, यानी अलंकार के बिना कविता अधूरा है। जैसे कि एक सुलक्षणी अलंकार के बिना आती है तो एक विधवा लगती है, इसकी वहाँ बात वो कहते हैं। तो वे स्वरूप, काव्य का स्वरूप को वे किसमें देखते हैं? अलंकार में देखते हैं। तो उसके बाद चिंतामणि, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत बबुध सब कोई। यहाँ कहकर वे आचार्य मोम्मट के काव्य लक्षण की आवृत्ति कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे के जो श्रीपति हैं, सोमनाथ हैं, इनके अनुसार भी काव्य के गुण या काव्य का स्वरूप को यहाँ दर्शाया गया है। आप इसे सविस्तार पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैंने स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने भेजा है, उसे आप निकालिए और देखिए, पढ़िए। तो आचार्य शुक्ल जी का रसमीमांस में कहते हैं काव्य के स्वरूप के बारे में, जिस काव्य का स्वरूप है ना साहित्य का स्वरूप ही, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यहाँ मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी रस काव्य की जो स्वरूप है वो रस को माने तो रस का मुक्त अवस्था, रस का जो रस उत्पत्ति जो होती है वही जो हृदय में उत्पन्न होता है उसे ही रस दशा कहे जाते हैं। तो वे हृदय की मुक्ति समाधान, इस साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं ना। कविता का लक्षण या कविता उसका स्वरूप या साहित्य उसे हम कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने फिर एक बार कहा है कि साहित्य ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर
लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यानी वे साहित्य को कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो जितने भी कष्ट है वो सब कुछ भूल कर उसके ऊपर आ जाता है। आप कभी एक बहुत बेजार पड़ गए हैं, आपको बहुत दुख हुआ है, तब आप कोई गाना सुनेंगे तो आपका दिल कितना सभी दुखों से पार होकर उस गाने में जब अपना दिल रम जाता है तब आपके दिल को सुकून मिलता है। आप लोगों ने इसके बारे में कभी विचार किया है? हाँ, अभी आप कभी गाना सुनिए तब आपको समझ में आएगा। तो जहाँ जगत के नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और बुद्धि अनुभूतियों का संचार होता है इस कविता से, वही काव्य का स्वरूप होता है, यहाँ बात वो कहते हैं। फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी, प्रसाद और डॉक्टर नागेंद्र, इन यह लोगों ने भी काव्य का स्वरूप को उन्होंने अपने वाक्यों में उसे विचाराधीन किया है। आधुनिक काल में काव्य यथार्थोन्मुख और समाज सापेक्ष चिंतन से प्रभावित होने के कारण उसकी अवधारणा की प्रक्रिया में भी गति आई है। ऊपर जिन समीक्षकों की कवियों द्वारा निरूपित काव्य लक्षण उद्धृत किए गए हैं वे छायावाद युग की विभूति है। 1936 के बाद हिंदी काव्य चिंतन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ और यह माना गया कि काव्य का आधार आर्थिक उत्पादन प्रणाली है। यानी साहित्य का जो आधार है वो आर्थिक उत्पादन प्रणाली का ही एक आधार है। उसमें व्यक्त भावों में सामूहिक चेतना बिंब होती है, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ होता है और उसे सामाजिक परिवर्तन के लिए अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नई कविता जो प्रथम दौर के कवि मानव व्यक्तित्व की स्वाधीनता, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और दायित्व बोध का अन्वेषी और कविता को इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया, अब उसे बेहतरे दुनिया के प्रजातंत्र के विकल्प की तलाश है। कविता अब वास्तविकता के सीधे साक्षात्कार का माध्यम बन गया है। यानी साहित्य, आज का जो साहित्य है वह अब वास्तविकता के सीधे साक्षात्कार का माध्यम बन गया है। अब नए आलोचक काव्य के स्वरूप यानी साहित्य के स्वरूप का निर्धारण में संस्कृत आचार्यों की अवधारणा को प्रासंगिक नहीं मानते। यानी वो जो पहले कह चुके हैं उसके बारे में वो उसे प्रासंगिक नहीं मानते, क्योंकि वे किसी भी विचारधारा, संवेदना, सह अनुभूति, द्वंद्व, तनाव, विसंगति या मूल्यहीनता की अभिव्यक्ति का संभव कब होता है? आज के लक्षण, आज के रूप, आज के वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। तो रूप, रस, वर्ण, स्पर्श, गंधी, बिंब योजना, ये संवेदनाजन्य कल्पना और यथार्थ की टीका टकराहट की अभिव्यक्ति के लिए अंततः कवि को सटीक शब्दों का ही तलाश करना पड़ेगा। इसलिए परवर्ती आचार्य रसवादी, रमणीयवादी, आनंदवादी अवधारणाएं आज भले ही अप्रासंगिक हो, मगर शब्दार्थों सहित काव्य का मूल मान्यता का अतिक्रमण तो कभी संभव न होगा। यानी शब्दार्थ सहित काव्य, यानी शब्दार्थ के साथ शब्द और अर्थ दोनों मिलके ही काव्य जो बामा ने कहा है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। शब्दार्थों काव्य, रसात, वाक्य रसात्मक काव्य जो विश्वनाथ जी ने कहा है। तो बामा जी का, विश्वनाथ जी का जो बातें हैं आज हमें काव्य के स्वरूप में से उसे हम कभी निकाल नहीं पाते। यहाँ कहते हुए आज का ये जो पाठ है काव्य के स्वरूप या काव्य का स्वरूप यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ जो वीडियो है इसे आप सुनकर उसे वैसे ही छोड़ रहे हैं। आप कृपा करके इस हमारे चिड़गुप्पा हिंदी डिपार्टमेंट, GFGC चिड़गुप्पा हिंदी डिपार्टमेंट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने
सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पर राइट साइड में नीचे एक बेल का बटन दिखेगा, उस बेल के बटन को टैप कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो इसे नहीं देख पाए, जो नहीं पढ़ पाए, इन्हें उसे ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने जो सहपाठी है उनके साथ आप चर्चा कीजिए और आपके कमेंट इस वीडियो के नीचे मुझे चाहिए। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे जो क्लासेस है उसे अटेंड कर रहे हैं, आप नोट्स कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आएगा। इसलिए आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़रूरी है और आपका लाइक भी मुझे बहुत ज़रूरी है। कौन किया है मुझे पता चल जाएगा, अगर से आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपका नाम पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और साहित्य के स्वरूप को किन किन विद्वानों ने किस तरह से उसे निरूपण किया है, इसे अपने वाक्य में लिखकर PDF डाउनलोड कर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मेरा आज का ये जो क्लास है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी लोग घर में हैं, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए लिखिए और उससे आगे बढ़िए। जो पिछले वर्ष में जितने अंक आपने लिए थे उससे ज़्यादा अंक लीजिए और उससे आगे बढ़िए। यहाँ कहते हुए मैं मेरा आज का ये क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,